बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज एक काम करते हैं, आज हम अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, राजकुमार, अमृत, ब्रोकन डेविल, मृदुल कंवल, नागेश्वरया, प्रो इंग्लिश, ग्लिज गेमर्स एंड कंसेप्ट, रितेश बिस्ट, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग सब कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि आप आरसी में 10 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, 15 डेज बाद हम दोबारा अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस में एक्चुअली इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। राइट, तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। वेलकम डी एस्केलेशन ऑन डोनाल्ड ट्रंप, ग्रीनलैंड एंड यूरोप। सो ये जो हमारा पैसेज होने जा रहा है वो डी एस्केलेशन पर होने जा रहा है, और एडिटर ये कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन को वेलकम करिए। बेसिकली क्या है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, वेलकम डी एस्केलेशन। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, एंट्रीटी होती है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया एक इंपरेटिव सेंटेंस। डी एस्केलेशन को वेलकम करो। डिफ्लेशन, रिडक्शन, डिमिन्यूशन मीन्स ये होता है कि कोई सिचुएशन जब बहुत बढ़ रही है तो उसको आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस करने का काम कर रहे हो, चाहे वो टेंशन हो या मिलिट्री एनक्रोचमेंट हो या लड़ाई हो, कुछ भी हो, जब आप उसके स्केल को कम करते हो तो डी एस्केलेशन कहलाता है। ये एस्केलेशन का ऑपोजिट है। एस्केलेशन का मतलब होता है बढ़ाना, तो डी एस्केलेशन का मतलब क्या हो गया, घटाना, सिंपल। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, ग्रीनलैंड और यूरोप, इसके बारे में हम कमेंट्री करने जा रहे हैं, एडिटर ये कह रहे हैं, और आप डी एस्केलेशन का वेलकम कीजिए। Europe and rest of the world should still be wary of US moves. यूरोप को और बाकी दुनिया के जितने भी दूसरे कंट्रीज बच गए हैं यूरोप को छोड़ के, उन सबको स्टिल मतलब अब भी, वॉरी का मतलब कॉशियस रहने की जरूरत है यूएस के मूव्स, एक्शंस, क्रियाकलापों से। ठीक है, तो सीधे सीधे ये कॉशियस टोन समझ में आ गई वारी वर्ड से ही। देखो, ध्यान रखो, टाइटल में हमें कई बार एज इट इज टोन समझ में आ जाती है, तो यहाँ पर जो टोन अगर आ गई ना, तो मान लो कि कॉशियस टोन दे दी है एडिटर ने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यूएस के मूव से यूरोप और दुनिया के बाकी सभी देशों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। In a move that brings a sense of relief to European nations and NATO members, US President Donald Trump, in a speech at the World Economic Forum at Davos, appeared to back down from the possibility of the use of force to acquire Greenland and autonomous Arctic territory administered by Denmark. तो उसको ब्रेक कर करके समझते, ये कह रहे हैं, in a move that brings a sense of relief to European nations and NATO members, एक ऐसा कदम जिसने यूरोपियन नेशंस और नेटो के सभी मेंबर देशों को थोड़ी सी राहत दी है, सेंस ऑफ रिलीफ, राहत दी है। क्या है ये मूव, क्या है ये कदम? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि दावोस यानी स्विट्जरलैंड में हुई, उसमें भाषण जो दिया है, उसने राहत दी है। क्यों, इस भाषण में ऐसा क्या है? अपीयर्ड, इस स्पीच से ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही वांट्स टू बैक डाउन, वो वापस जाना चाहते हैं फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूज ऑफ फोर्स, कि उस संभावना से जिसके लिए उन्होंने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को अक्वायर करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम फोर्स का या मिलिट्री एक्शन का, पेनिट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, अपीयर्ड का मतलब होता है ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर से एक्सप्लिसिट है, ये क्लियरली समझ आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब इस संभावना से इनकार कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को हम मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री पेनिट्रेशन के जरिए हथिया लेंगे, पजेस कर लेंगे। अक्वायर का मतलब देखो मैंने क्या लिखा है, अक्वायर का मतलब क्या होता है, टू ऑब्टेन, टू गेन, हासिल कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से अगर आपको समझना है ना, तो आप 19 जनवरी का जो मेरा वीडियो है ना, उसको जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा कि एक्चुअली बैकग्राउंड इसकी क्या है, जिसके पीछे अभी ये सारी चीजें आ रही हैं। क्लियर है? और जिसको आरसी में 10 on 10 स्कोर करनी है, वो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये है क्या बेसिकली ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाहता है यूएस, क्यों अक्वायर करना चाहता है, और है क्या? ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस आर्कटिक टेरिटरी है। तो देखो सबको पता होना चाहिए ये बात, ये है हमारा अर्थ। अर्थ में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं आर्कटिक, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं अंटार्कटिक, और पूरे पे बर्फ है पूरे साल, राउंड द ईयर इट इज कवर्ड विथ स्नो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अब जो ये आर्कटिक रीजन में डेनमार्क है, इसको डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, या बोलना चाहिए कि ग्रीनलैंड में किसकी सरकार है, तो वो डेनमार्क की सरकार है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो आपको पता है कि जो हमारा यूएस है वो कप की शेप में है लगभग, उसके ऊपर एक मछली जैसा समझ लो ये कनाडा है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर लगभग इस जगह पर ग्रीनलैंड है जो आर्कटिक रीजन में आता है। इस साइड पूरा यूरोप है, आपको पता है ये बात अच्छे से। यहाँ नीचे एशिया है, ऊपर यहाँ पर यूरोप है, ठीक है। तो अमेरिका स्ट्रेटेजिकली डिफेंस पर्पज से, देखो जब भी लड़ाई झगड़ा होगा या आक्रमण होगा, वॉर होगा, तो कहाँ से होगा? चारों डायरेक्शन में से कहीं पर से होगा। तो ये डेनमार्क से ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहा है। और आर्कटिक टेरिटरी का मतलब मैंने बता दिया कि ज्योग्राफिकली आर्कटिक रीजन में ग्रीनलैंड लाई करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं आर्कटिक टेरिटरी, ठीक है। ऑटोनॉमस का मतलब है इंडिपेंडेंट है, ग्रीनलैंड का कुछ पोर्शन ऑटोनॉमस है, इस पर किसी भी दूसरे देश का शासन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और कुछ पोर्शन पे डेनमार्क कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इतनी बात से हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जो यूएस है वो ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है। देखो अभी जो मैंने आपको समझाया था ना, वो यहाँ पर भी मैं आपको समझा रही हूँ। देखो यूएस बना हुआ है, यूएस के जस्ट ऊपर कनाडा है, और कनाडा के लगभग नॉर्थ ईस्ट में मान के चलिए आपका ग्रीनलैंड है। तो स्ट्रेटेजिकली यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रीनलैंड को वो हथिया ले। और यहाँ पर हम दो स्पेसिफिक चीजों की बात और कर रहे हैं, नेटो की बात कर रहे हैं और ईयू की बात कर रहे हैं। बार बार यूरोप 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 की बात आ रही है। नेटो बेसिकली एक बोलना चाहिए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये आपस में एक दूसरे को, अगर कोई कंट्री इनके ऊपर अटैक करेगा तो ये सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। बिकॉज माई पैन इज नॉट मूविंग टू दैट डायरेक्शन, तो मैं ऊपर लिखती हूँ या नीचे लिखती हूँ। नेटो में 32 कंट्रीज मेंबर्स हैं, जिसमें 30 कंट्रीज जो हैं वो यूरोप के हैं। और आपको पता होना चाहिए यूरोप इस जगह पे लाई करता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर वॉर की परिस्थिति बनती है तो यूएस ये सब उसको ध्यान में रखते हुए कर रहा है, ठीक है। 30 कंट्रीज यूरोप के हैं, 2 कंट्रीज अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है? नेटो के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये ऑपोजिट ना बोले, हम ये बोले कि इसमें जो पर्पज है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो 32 कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे को वॉर की कंडीशन में मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल, ये इनका स्लोगन है कि एक के ऊपर अटैक हुआ सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। जबकि यूरोपियन यूनियन जो है ना, ये बेसिकली एक सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है 28 यूरोपियन कंट्रीज की। सॉरी माई पैन इज नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन अगेन, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 28 यूरोपियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल और इकोनॉमिक मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए वापस। देखो यहाँ तक हमने समझ लिया था कि क्या हो रहा था, कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक की एक मीटिंग हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस यानी स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड में है दावोस, वहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसमें यूएस प्रेसिडेंट ने अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा है जिससे यूरोपियन नेशंस को और नाटो के मेंबर्स को अब रिलीफ मिल गया है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि अब ये संभावना नहीं है कि हम मिलिट्री को भेजकर ग्रीनलैंड को अक्वायर कर ले, ऑब्टेन कर ले, गेन कर ले। बैकग्राउंड का मतलब होता है अब हम वापस जा रहे हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि डेनमार्क द्वारा शासित है या डेनमार्क द्वारा गवर्नड है, कंट्रोल्ड है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। और ये आपके वोकैबुलरी टेकअवेज हैं, आप इनको बाद में याद जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ, ही
ही हिट आउट एट वर्ल्ड लीडर्स। साथ ही साथ उन्होंने, किन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने हिट किया है एट वर्ल्ड लीडर्स, दूसरे जो देश हैं उनके जो लीडर्स हैं उन पर उन्होंने आक्रमण किया है, निशाना साधा है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं उनके दोस्त देशों के लीडर्स भी, जैसे कनाडा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। His remarks came after weeks of rising tension over his earlier proposal to impose on 8 European countries a 10% tariff on any and all goods beginning on February 1। यहाँ तक समझ लेते हैं पहले, ठीक है। उन्होंने ये जो रिमार्क दिया है ना, इनका जो रिमार्क है, हिज रिमार्क, यानी कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है, उस संभावना से हम वापस जा रहे हैं, हम ग्रीन मार्क को, मिलिट्री को बेचकर नहीं अक्वायर करेंगे। ये रिमार्क उनका कब आया है? वीक्स आफ्टर, हफ्तों बाद ऑफ राइजिंग टेंशन, बढ़ती हुई टेंशन के हफ्तों बाद आया है, जब उन्होंने पहले ये प्रपोजल यानी प्रस्ताव दिया था कि वो यूरोपियन कंट्रीज के एक या सभी सामानों पर 10% टैरिफ इम्पोज कर देंगे फरवरी 1 से, ठीक है। फरवरी 1 से उन्होंने कहा कि मैं यूरोप के 8 देशों के एक या लगभग सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगाऊंगा, फरवरी 1 से लागू हो जाएगा, विच वॉज देन सेट टू इंक्रीज टू 25% ऑन जून 1, जो कि जून 1 को बढ़कर 25% हो जाएगा, until जब तक कि an agreement was reached for the US to purchase or otherwise acquire Greenland, जब तक कि ये 8 कंट्रीज, यूएस का जो प्रस्ताव है कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, उस पर सहमत नहीं हो जाते, एन अग्रीमेंट वॉज रीच्ड, उस पर सहमत नहीं हो जाते। प्रपोजल क्या है? फॉर द यूएस टू परचेज और अदरवाइज एक्वायर ग्रीनलैंड, की या तो वो यूएस को ग्रीनलैंड को खरीदने पर सहमति दे दे, नहीं तो वो उसे हथियार लेगा, अक्वायर कर लेगा थ्रू मिलिट्री फोर्स। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो धमकी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि या तो मान जाओ, मुझे खरीद लेने दो ग्रीनलैंड, नहीं खरीदने दोगे तो मैं ऐसे हथियार लूंगा मिलिट्री को भेजकर, और अगर आप लोग नहीं सहमत होते हो इस पे तो फरवरी 1 से 8 कंट्रीज के जितना भी सामान है, एक या सारा सामान, उन सब पर मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा, और तब भी नहीं माने तो जून 1 से ये बढ़कर 25% हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। Given the broader context of the Trump administration using military force to kidnap Venezuelan President Nicolas Maduro to the US, and it hinting publicly at similar interventions in the affairs of Colombia, Cuba, Iran, Mexico, ये सारे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो मिलिट्री का इस्तेमाल करके या मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को एबडक्ट किया गया और उन्हें यूएस लाया गया, ठीक है। अगर हम इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये क्या हिंट करता है? एंड इट हिंटिंग पब्लिकली, और ये लगातार जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार जो पब्लिकली यानी सार्वजनिक तौर पर वर्ल्ड कम्युनिटी को ये इशारा दे रहा है कि इसी तरीके के इंटरवेंशंस होंगे, इसी तरीके के हस्तक्षेप होंगे कोलंबिया, क्यूबा, ईरान और मैक्सिको के इंटरनल मैटर्स में भी, अफेयर्स में भी। तो इसको अगर हम बड़ा तौर पर समझें तो क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम इस एक्ट को बड़े तौर पर समझें तो ये समझ में आता है, ठीक है। और यूरोपियन नेशंस केम क्लोज टू रिटेलिएटिंग, और हम ये सारी चीज़ें समझने की बात करें, इन सबको आप बड़े लेवल पे समझिए कि इनका मतलब क्या है। European nations came close to retaliating with an anti-coercion instrument that is a counter-tariff facility targeting the business of major US tech firms in the EU। अब तीसरी चीज क्या समझने की ये कह रहे हैं कि यूरोपियन नेशंस यानी EU 28 नेशंस जो हैं वो अब आपस में क्लोज आ गए हैं, वो और नज़दीक आ गए हैं। किस मैटर पर आ गए हैं? कि वो यूएस से बदला लेगा, उस पर हिट बैक करेगा दोबारा। क्या क्यों करेगा भाई? जब यूएस धमकी दे रहा है यूरोपियन यूनियन को कि वो 10% टैरिफ लगाएगा अभी फरवरी 1 को, और जो रिमेनिंग अगर नई बात मानी तो
जून 1 को दोबारा टैरिफ लग जाएगा 25% टोटल बढ़ के, ठीक है, दैट विल रीच 25%। तो इसके अगेंस्ट रिटेलिएशन हो रहा है, हिटबैक हो रहा है। यूरोपियन यूनियन इस मैटर पर क्लोज आ गए हैं, नज़दीक आ गए हैं कि अब उन्हें एंटी कोवर्शन इंस्ट्रूमेंट, ये एक पॉलिसी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉलिसी क्या है? ये एक काउंटर टैरिफ फैसिलिटी है। अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। समझ आ गया? देखो टैरिफ क्या होता है, ईयू जो भी सामान यूएस में भेजता है उस पर यूएस क्या लगाता है? टैरिफ लगाता है, ठीक है। जब टैरिफ लगाएगा तो क्या होगा? यूएस में वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ईयू की सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, वहाँ के लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। तो अब ईयू का ये कहना है कि आप हमारे यहाँ जो चीज़ें भेजेंगे हम भी उस पर टैरिफ लगाएंगे। यही हो गया काउंटर टैरिफ फैसिलिटी। काउंटर का मतलब होता है काउंटर करना, ठीक है। आप हमारे अगेंस्ट करोगे, हम आपके अगेंस्ट करेंगे। और इस फैसिलिटी के तहत ये बिजनेस की जो मेजर यूएस टेक्निकल फर्म्स हैं ईयू में, जो प्रॉफिट कमाती हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं लोगों को ईयू के, उनको निशाना बनाया जाएगा। समझ गए? यूएस की फर्म्स जो हैं ईयू में सर्विस प्रोवाइड करती हैं और फायदा कमाती हैं, तो ईयू कह रहा है कि हम उन फर्म्स के ऊपर अब टैरिफ लगाएंगे और उनको अपना निशाना बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर द फोकस हैज शिफ्टेड टू व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज द फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर डील with respect to Greenland and in fact the entire Arctic region. However, the focus has shifted to what he described. He described means Trump described, ठीक है। हालांकि जो फोकस था वो शिफ्ट तो हो गया। पहले जो फोकस था वो ग्रीनलैंड के एक्विजिशन का डर था। लोग या यूरोपियन यूनियन डरी हुई थी, पूरे के पूरा यूरोप डरा हुआ था कि यूएस कब्जा कर लेगा ग्रीनलैंड पर। अब वो फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया है? द फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर डील विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनलैंड। जब ट्रंप ने ये डिस्क्राइब किया, ये कहा कि द फ्रेमवर्क ऑफ फ्यूचर डील, यानी कि एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे हम डील करेंगे, बिजनेस डील करेंगे, ग्रीनलैंड को लेके ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे आर्कटिक रीजन को लेके। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर्कटिक रीजन ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं, पोल वाला जो रीजन है जहाँ पे पूरे साल बर्फ ढकी रहती है उसे आर्कटिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो कह रहे हैं कि अटेंशन जो पहले वहां थी अब वहां से यहाँ पर आ गई, उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा? द फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर डील विद रेस्पेक्ट टू ग्रीनलैंड एंड इन फैक्ट टू द एंटायर रीजन, वो उसको तैयार कर रहे हैं, hinting that the time frame of such a deal would be infinite। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि जो टाइम फ्रेम है इस डील का, यानी कितने समय तक ये डील इफेक्टिव रहेगी, वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, बाउंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगा। ये डील पूरे मतलब चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, ठीक है। आप देख लीजिए, इनफाइनाइट के मीनिंग लिखे हैं, अनलिमिटेड, टाइम, लिमिटलेस, बाउंडलेस। मिस्टर ट्रंप ऑल्सो इंडिकेटेड, मिस्टर ट्रंप ने ये भी इशारा किया है, ये भी बताया है दैट एडिशनल डिस्कशंस ऑन ग्रीनलैंड आर गोइंग, कि और भी दूसरे डिस्कशंस ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जारी हैं। ऑनगोइंग का मतलब जारी हैं, चल रहे हैं, ठीक है। रिलेटिंग टू द $175 बिलियन गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्लान, जो कि जुड़े हुए हैं गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्लान से। और इसकी कीमत कितनी है इस डिफेंस प्लान की? इतनी है। टू पोजिशन यूएस वीपन्स इन स्पेस, और इसका काम क्या है? ये यूएस के हथियारों को स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में इम्प्लांट करेगा, इंस्टॉल करेगा। पोजीशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांट करना, उन्हें लगाएगा या उन्हें इंस्टॉल करेगा। समझ में आ गया? देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ये गोल्डन ग्लोब जो डिफेंस सिस्टम है, ये क्या है? मल्टी लेयर्ड है। आप देख रहे हो ना, इसमें कितनी सारी लेयर्स बनी हुई है, ब्लू, देन ये पर्पल कलर की लेयर, एक और लेयर दिखाई दे रही है, और इसके नीचे भी बहुत सारी लेयर्स, इसके नीचे भी ये भी लेयर, बहुत सारी जो लेयर्स हैं ये क्या सिग्निफाई कर रही हैं? ये मल्टी लेयर्ड है, पहली चीज़। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये डिफेंस प्लान है। ये अमेरिका खुद को बचाने के लिए, अमेरिका पर कोई भी दूसरा देश बैलिस्टिक या सुपरसोनिक अटैक ना कर पाए,
उनसे बचने के लिए यूएस ने ये बनाया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्लान आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताने आपने आपको बताना है कि ये मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस प्लान है जो कि यूएस ने अपने होमलैंड अमेरिका को किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन या अटैक से बचाने के लिए बनाया है। ठीक है, ये सुपरसोनिक और बैलिस्टिक अटैक्स को रोकने में भी सक्षम है। चलिए आगे बढ़े, कंसेप्ट्स को समझते जाइए। Troubling though the strident rhetoric out of Washington was on the subject of taking over Greenland, अब ये बोल रहे हैं ट्रबलिंग दो, हालांकि जो चीज परेशान कर रही थी वो क्या कर रही थी? स्ट्राइडेंट का मतलब होता है हार्श, रेटरिक का मतलब होता है ओरेटरी यानी भाषण। वॉशिंगटन से जो एक हार्श ओरेटरी भाषण आ रहा था, हालांकि लोगों को वो परेशान कर रहा था और ये भाषण ग्रीनलैंड को हथियार लेने के ऊपर था, उस मुद्दे पर था, लेकिन the deeper institutional malaise that the conversations at Davos hinted at relate to the gradual breakdown of the rules-based international order. वो कह रहे हैं ऊपर से दिख रहा है ये कि ग्रीनलैंड को अक्वायर कर लेने वाला जो मैटर था ना, वो जो हार्श रेटरिक बार बार दे रहे थे, बार बार लगातार परसुएसिव मैनर में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ग्रीनलैंड हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इसलिए हमें चाहिए, हमें दे दो, राजी राजी दे दो, नहीं दोगे तो हम मिलिट्री को भेजेंगे और उसे हथियार लेंगे वेनेजुएला की तरह। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन अगर राजी राजी हमारी बात नहीं मानेगा तो हम 10% टैरिफ अभी तो फरवरी 1 को लगा रहे हैं, जो बढ़ के 25% जून 1 को हो जाएगा। ठीक है, तो एपेरेंटली ये चीज दिखा रही है, हालांकि जो लोगों को चीज परेशान कर रही है वो ये कर रही है, लेकिन डीपर इंस्टीट्यूशनल मलाइज जो है, डीपर का मतलब होता है गहरे तौर पर, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में दिखाई दे रहा है, वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो ये है दैट द कन्वर्सेशन एट डावोस, जो ट्रंप ने बातचीत की है दावोस में, उससे हिंट हो रही है। वो क्या हिंट हो रही है? रिलेट्स टू द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है, स्टेबिलिटी बनी हुई है, वो धीमे धीमे, ग्रेजुअल मतलब स्लोली, धीमे धीमे उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, फेलियर हो रहा है, धीमे धीमे वो क्रैश कर रहा है। ठीक है, जो वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी बनी हुई है वो धीमे धीमे अब टूट रही है, मेल फंक्शन कर रही है, क्रैश हो रही है, फेल हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऊपर से दिखाई दे रहा है कि वो ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें जो डीप चीज दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ने की धीमे धीमे कोशिश की जा रही है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी पोइग्नेंटली अलूडेड टू दिस डिसफंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कि वर्ड ऑर्डर को कैसे, जो वर्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो रूल्स हैं उनको धीमे धीमे तोड़ा जा रहा है। तो अब यहाँ पर यही बात की जा रही है, दिस डिसफंक्शन, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो बात की गई थी उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। दिस डिसफंक्शन, ये जो डिसफंक्शन है, चीजें जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, माल फंक्शन है, उसकी तरफ अल्यूड करते हुए, हिंट करते हुए दुख के साथ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है, इन ग्लोबल ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड ट्रेंड्स इन माइग्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज। ठीक है, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया है, जो कि किससे रिलेटेड है? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी पोइग्नेंटली अलूडेड, किन किन चीज़ों की तरफ इशारा किया है, किन किन चीज़ों में माल फंक्शन हो गया है? देखो, ग्लोबल ट्रेडिंग में हो गया, ठीक है, लोग ग्लोब में, यानी ग्लोबल ट्रेडिंग का मतलब हो गया ग्लोब में जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करते हैं उसमें मेल फंक्शन हो गया, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या होते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उनमें अब क्या हो गया, लोग इंपोर्ट्स पर टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी माल फंक्शन हो गया। ट्रेंड्स इन माइग्रेशन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो लोग जाते थे उन पर बहुत सारे रोक लगा दिए, बहुत सारे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, वीज़ाज कैंसिल हो रहे हैं, अगर आपको ये वाला वीज़ा चाहिए तो 80 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो ये माल फंक्शन हो गया। और क्लाइमेट चेंज की रोकथाम करने के लिए, मिटिगेशन का मतलब होता है रोकथाम करना, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज थी
उनमें भी डिसफंक्शन या माल फंक्शन हो गया। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर इशारा किया है, इन सभी चीज़ों को बताया है उन्होंने कि किस तरीके से बहुत दुख के साथ, पोइग्नेंटली का मतलब होता है सैडली, डिस्ट्रेसिंगली, इस डिसफंक्शन की तरफ इशारा किया है। इन चीज़ों में डिसफंक्शन हो गया है, ग्लोबल ट्रेड में, फाइनेंशियल सिस्टम में, माइग्रेशन का जो पैटर्न था लोगों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो जाते थे एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए या सेटल हो जाने के लिए परमानेंट किसी पर्पज से, उसमें जो चेंज, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज में। ठीक है, he said that great powers were now using economic integration as weapons। उन्होंने कहा कि जो महान ताकतें हैं, तो ये सीधे सीधे तो यूएस की तरफ है, एक्सप्लिसिटली यूएस की तरफ है, इम्प्लिसिटली उन्होंने किसी दूसरे कंट्री का नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो सीधे सीधे यूएस की तरफ है। वर नाउ यूजिंग, दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर वर नाउ यूजिंग क्यों हो गया? ही सेड दैट ग्रेट पावर्स वर नाउ यूजिंग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो जब डायरेक्ट चीज होती है तो इन्वर्टेड कॉमास में होती है। जब उन्होंने कहा होगा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो कोट्स में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा और वो प्रेजेंट में होगा। अब चूंकि एडिटर ने उसको इनडायरेक्ट में बना दिया है, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, उन्होंने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट, यानी प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के वर्ड्स को अपने शब्दों में कहा है कि मिस्टर कार्ने ने ऐसा ऐसा कहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि ग्रेट पावर्स वर नाउ यूजिंग, कि ग्रेट पावर्स किस तरीके से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी इकोनॉमी इंटीग्रेट हो जाए, आपस में जुड़ जाए। इकोनॉमी इंटीग्रेट होने का मतलब जितने भी कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक लेवल पर जुड़ जाएं, उसको हथियार की तरह यूज कर रही हैं। टैरिफ्स एज लिवरेज, टैरिफ को यानी इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगाती हैं उसे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोअर्शन, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सबको कोअर्शन यानी दबाव की तरह, जबरदस्ती की तरह, फोर्स की तरह। एंड सप्लाई चेन्स एज वल्नरेबिलिटीज टू बी एक्सप्लॉइटेड, और सप्लाई चेन को, सप्लाई चेन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी चीज को सप्लाई करने के लिए जो चेन बनी हुई है ना, उस चेन के बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी चीज जो निकली तो वो कहाँ पर गई, फिर उसके बाद कहाँ पर गई, जो चेन है ना उसमें जो भी कमजोरियां हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी ग्रेट पावर्स हैं या पावरफुल कंट्रीज हैं वो वीक कंट्रीज को का इस्तेमाल कर रही हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के नाम पर, कमज़ोर देशों को कमज़ोर देशों के लिए अगेंस्ट हथियार यूज़ कर रही हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, फ़ायदा उठाने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए लोगों के ऊपर टैरिफ लगा रही हैं कमज़ोर देशों के ऊपर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कमज़ोर कंट्री के ऊपर दबाव बना रही हैं, हथियार बना रही हैं। जैसे ईयू का एग्जांपल दिया उन्होंने कि 10%, फिर उसके बाद 25% बढ़ के हो जाएगा टैरिफ। और सप्लाई चेन में जो कमज़ोरियां हैं वीक कंट्रीज़ में उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? वीकनेस, कमजोरी, ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी, वीकनेस, कमजोरी। कोअर्शन का मतलब अभी मैंने बताया, दबाव बनाना, फोर्स यूज करना, किसी को जबरदस्ती मजबूर करना। ठीक, चलो आगे बढ़े। He warned a vast swath of middle powers of the world that contend with the complexities of the rivalry। देखो बहुत अच्छे से समझ लो, अभी इन्होंने यहाँ पर बात करी थी पावर्स की, ग्रेट पावर्स, ये बेसिकली क्या है, एज एडजेक्टिव्स यूज कर दिया है इन्होंने। ग्रेट पावर्स जो है वो, उसमें इन्होंने यूएस का नाम दे दिया। मिडिल पावर्स, मिडिल पावर्स का मतलब जो मिडिल लेवल पर कंट्रीज लाई करते हैं, जैसे कि इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया को ले लो या आप दूसरे ऐसे कंट्रीज को जो लड़ाई झगड़े में कम बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप के कंट्रीज की बात करें तो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी मिडिल पावर्स हैं वो संतुष्ट हैं, दैट कंटेंट, कंटेंट का मतलब वो संतुष्ट हैं,
वो चुप बैठी हुई हैं। क्यों? दे आर कंटेंट विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस रिवलरी। इस लड़ाई झगड़े और इस दुश्मनी में कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये देख के वो संतुष्ट है, वो चुप बैठी हैं। ठीक, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर कंट्रीज टू गो अलोंग, टू गेट अलोंग, और ये एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है, एक हैबिट है कंट्रीज की कि वो साथ साथ चलना चाहती हैं, सुर में सुर मिलाना चाहती हैं। गेट अलोंग का मतलब अग्री करना होता है, कंप्लाई करना होता है। ठीक है, कि वो साथ साथ चलना चाहती हैं, मानना चाहती हैं, अग्री करना चाहती हैं। टू एकोमोडेट, दूसरों के साथ एडजस्ट करना चाहती हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं। ठीक है, टू अवॉइड ट्रबल, मुश्किल से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए। टू होप दैट कंप्लायंस विल बाय सेफ्टी, क्योंकि वो आशा करती हैं कि अगर वो ग्रेट पावर्स के साथ अग्री करेंगी, उनकी शर्तों को मानेंगी, तो वो क्या करेंगी, वो अपने आप को सुरक्षित कर लेंगी। इट वोंट, लेकिन मार्क कार्ने ने क्या कहा, अब एग्जैक्ट वर्ड्स में आगे देखो, ऊपर कोट लग गया ना, इन्वर्टेड कॉमा लग गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्ट वर्ड में आ गया। मिस्टर कार्ने ने साफ साफ कहा है ऐसा नहीं होगा। वोंट, विल को आप वोंट में कन्वर्ट कर रहे हो, इट वोंट, ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर शो करता है वोंट। Indeed, countries such as India, देखो साफ साफ नाम आ गया, which have lingering concerns and bilateral ties with the US, despite overall positive trends in cooperation, would do well to consider whether his words on prioritizing rules of law over the use of brute force as a modus operandi on the global stage ring true at home. देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। इंडीड, सच है, कंट्रीज सच एज इंडिया, भारत जैसे देश, which have lingering concerns in bilateral ties with the US, जिनके concerns US के साथ bilateral यानी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अभी भी चल रहे हैं। लिंगरिंग का मतलब होता है ऑनगोइंग, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंता, बायलेटरल टाइज द्विपक्षीय संबंध, यूएस के साथ ट्रेड को लेकर उनकी चिंताएं अभी भी जारी हैं, अभी भी परसिस्ट कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, डेस्पाइट के बावजूद ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड इन कॉपरेशन, हालांकि वो पूरी तौर पर, बाकी ओवरऑल का मतलब होता है ऑन एन एवरेज वो यूएस के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी ट्रेड को लेकर जो चिंताएं हैं वो अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि would do well to consider whether his words on prioritizing rule of law over the use of brute force, कि ये सारे कंट्रीज वो सही करेंगी अगर वो ये समझने की कोशिश करेंगी वेदर हिज मतलब ट्रम्प के वर्ड्स, ट्रम्प जो ये कह रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता देते हैं, ब्रूटल फोर्स को या जिद जबरदस्ती कोअर्शन को नहीं, अपने ऑपरेशन के मोड जैसे ग्लोबल स्टेज में लोग क्या ये सूचना दे रहे हैं या क्या मैसेज दे रहे हैं ट्रम्प कि भैया देखो मेरा जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है कि मैं रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता देता हूँ, जिद जबरदस्ती और फोर्स को नहीं, उसको मिडिल पावर कंट्री समझेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्यों समझेंगे, क्योंकि रिंग ट्रू एट होम, क्या ये जो कह रहे हैं ट्रम्प क्या अपने घर में भी वो यही करते हैं, उनके एक्शंस यही साबित करते हैं कि वो रूल और लॉ को प्राथमिकता देते हैं, ब्रूटल फोर्स को नहीं। तो ये मिडिल कंट्रीज को या मिडिल पावर कंट्रीज को ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देती हूँ, देखो ये कह रहे हैं सच तो ये है कि जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं, हालांकि वो यूएस को पूरी तरह से एक एवरेज लेवल पर कॉपरेट करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी यूएस के साथ ट्रेड को लेके कंसर्न्स या चिंताएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। वुड डू वेल, वो अच्छा करेंगे अगर वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रम्प कहते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता देते हैं, ब्रूटल फोर्स को नहीं, ग्लोबल स्टेज पर वो ये मैसेज देते घूमते हैं, क्या वाकई वो अपने घर में भी एट होम, अपने घर में भी यूएस में भी ये चीज़ करते हैं कि नहीं। अगर ये कंट्रीज ये समझ जाएंगे कि यूएस जो कह रहा है वो अपने घर में भी नहीं करता, तो हमारे साथ करेगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले पेज पर एडिटर ने ये कह दिया था कि ठीक है आप अपने आप को
सुरक्षित रखने के लिए ही अग्री कर रहे हो यूएस से, मान लिया आप मुश्किलों से बचना चाहते हो, तो यहाँ पर एडिटर का ये कहना है कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वो जब अपने घर में ही नहीं करते, तो आप कैसे मान रहे हो कि आप उनके साथ अग्री करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे? आपके साथ वो ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। Question number one, what immediate relief did European nations and NATO members experience following Donald Trump's speech at the World Economic Forum in Davos? दावोस में जो अभी मीटिंग हुई है स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में ऐसा क्या कहा जिससे यूरोपियन नेशन और नेटो मेंबर्स को बहुत रिलीफ मिल गया, राहत मिल गया, इमीडिएट रिलीफ मिल गया? क्या कहा था उन्होंने ऐसा जिसकी वजह से मिला? कि उन्होंने ये कहा था कि यूएस ट्रूप को अब यूरोप से हटा लिया जाएगा। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि ट्रूप्स को हटा लिया जाएगा और यूरोप से, ठीक है, ये नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, दूसरा, अ रिडक्शन इन यूएस डिफेंस स्पेंडिंग। भाई यूएस अपनी डिफेंस स्पेंडिंग में कमी कर रहा है, वो यूरोप में क्यों बताएगा जाके? ये तो इंटरनल मैटर है, पॉलिसी मैटर है कि कोई कंट्री अपने एक्सपेंडिचर में कितना पोर्शन कहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं और बताया भी नहीं है। A retreat from the threat of using force to acquire Greenland, यही है मुद्दा। शुरुआत में उन्होंने बोला था कि मैं अब ग्रीनलैंड को जबरदस्ती नहीं हथियाऊंगा, मिलिट्री भेजकर, मिलिट्री एक्शन के तहत, फोर्सिबली कोर्शियन फोर्स के तहत नहीं अपनाऊंगा, नहीं हथियाऊंगा, अपनाऊंगा नहीं हथियाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और यही था कि अग्री नहीं करोगे तो उसका सब्सिक्वेंट इफेक्ट होगा 10%। तो ये मत समझ लीजिएगा, ये वाला आंसर जो आप समझ रहे हो ना, कैंसिलेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन यूरोपियन गुड्स, की वो यूरोपियन गुड्स पर टैरिफ नहीं लगाएगा, ये तो एक इसका आफ्टर मैथ था, रिजल्ट था कि अगर नहीं मानोगे तो 10% टैरिफ लगाऊंगा। तो जब इसकी बात ही खत्म कर दी तो आफ्टर मैथ ही नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। Why had tensions risen between the US and European countries prior to the Davos speech? ये कह रहे हैं दावोस की स्पीच, यानी जो ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा है, उससे पहले यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में टेंशंस क्यों पैदा हो गई थी? क्योंकि नाटो का एक्सपेंशन का प्लान था, कहीं नहीं बताया कि नाटो एक्सपेंड करेगा। और वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ वॉर और एग्रेशन के केस में ही एक्टिव होती है, इसे बाकी किसी चीज से, ट्रेड रेट किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा, बिकॉज ऑफ प्रपोज टेरिफ्स लिंक टू यूएस एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड, टेंशन इसीलिए पैदा हुई थी, ये लिंक है, अगर ग्रीनलैंड नहीं दोगे तभी मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। समझ में आ गया? ये लिंक है, इसीलिए क्वेश्चन 1 का आंसर सी था, डी नहीं। ग्रीनलैंड नहीं दोगे तब टैरिफ लगेगी, तो जब ग्रीनलैंड की बात ही खत्म कर दी तो टैरिफ का तो मैटर आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये चीज को चूंकि इन्होंने इसके साथ जोड़ दिया था ना कि भाई ग्रीनलैंड नहीं दोगे, तो यही था टेंशन का कारण यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। बाकी दोनों को भी देख लो, ओवर डिसएग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज, नो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री और नाटो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने किसी भी तरीके से यूएस के साथ अभी इस पैसेज में बात नहीं करी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ड्यू टू यूरोपियन सैंक्शंस ऑन यूएस टेक फर्म्स, यूएस टेक फर्म्स पर इन्हें टैक्स लगाना चाहिए, टैरिफ लगाना चाहिए ईयू को, ये बात तो अभी वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, इसकी वजह से नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? हमसे पूछा कि कारण क्या था इसका, तो ये तो अभी हुआ ही नहीं है, इस पर तो ये सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं ईयू कंट्रीज। What countermeasure were European nations close to adopting in response to US coercive actions? तो अभी जस्ट हमने यही चीज डिस्कस करी है, हमने डिस्कस किया है कि यूरोपियन एक्शन एज अ काउंटर मेजर क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है? एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एंटी कोअर्शन को यूज करना चाहता है। ठीक है, तो आंसर सीधे सीधे ये हो गया, यूरोपियन नेशंस आर trying to adopt anti-coercion instrument against US as a coercive action, कि तुम हमारे ऊपर लगा रहे हो तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी तुम्हारे यहाँ से जो भी चीजें हमारे यहाँ आएंगी ना, हम उन सब पे लगाएंगे। ये ईयू है और ये यूएस है, हमारे यहाँ से जो चीजें तुम्हारे यहाँ जाती हैं उन पर तुम टैक्स लगाते हो, तो तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ जो चीजें आएंगी हम उन पर भी टैक्स लगाएंगे। ये है एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक पॉलिसी है ईयू की, और पॉलिसी का मतलब क्या है, यही जो मैंने आपको समझाया, तुम हमारे ऊपर लगाओगे, हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। क्लियर हो गया? What does the phrase rules based international order most nearly refer to in the passage? इसका मतलब क्या है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इसका तो मतलब वैसे ही समझ में आ रहा है, पैसेज में जो बताया है उसके अलावा भी आप समझोगे। तो इंटरनेशनल ऑर्डर यानी इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी जो कि रूल्स पर आधारित है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा सही तरीके से बताता है इस फ्रेज को? अ मिलिट्री अलायंस डोमिनेटेड बाय पावरफुल नेशंस? नो, अलायंस नहीं, हम यहाँ पीस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अमंग ग्लोबल लीडर्स, एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज के बीच में, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसके अलावा क्या है। अ सिस्टम गवर्न बाय अग्रीड इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, दोनों सही है, लेकिन ये आप देखो यहाँ पर जो रूल बेस्ड है ना, रूल बेस्ड क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉज और नॉर्म्स कुछ हैं जिनको लोगों ने या देशों ने, इंटरनेशनल या सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, ये एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, क्लियर हो गया? और इनफॉर्मल, हम देखिए इसमें एक ग्लिच और भी है, यहाँ पे इनफॉर्मल बोला है। देखिए किसी भी आप ट्रीटी को, पैक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को, नेटो को, किसी को भी आप उठा लीजिए, जब जो भी इसके कंट्रीज होते हैं ना वो सब उसमें साइन करते हैं, और जब साइन करते हैं तो वो इनफॉर्मल नहीं, वो क्या हो गया, फॉर्मल हो गया। ट्रीटी में पॉलिसीज लिखी होंगी कि भाई ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, अगर ये सिचुएशन होगी तो ऐसा किया जाएगा, तो उस पर सारे जब मेंबर कंट्रीज साइन कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं। ठीक है, तो जो हमें जो सही लग रही थी ना, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये वर्ड थी, तो रूल दिस आउट, आंसर इज सी। According to Mark Carney, how are great powers increasingly exercising influence over other nation? मार्क कार्ने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हिसाब से जो ग्रेट पावर्स हैं वो कैसे दूसरे देशों के ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो ऐसा क्या कर रहे हैं? थ्रू डायरेक्ट मिलिट्री ऑक्यूपेशन, की वो सीधे जा रहे हैं और उनको हथियार ले रहे हैं, ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। दूसरा, चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बाय प्रमोटिंग मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल का मतलब होता है मोर देन टू वॉइसेस। देखो आज मैं आपको समझा देती हूँ। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल में जो वर्ड आया है वो क्या है, यूनी। यूनी का मतलब होता है वन, यूनी प्लस लेटरल, यूनी का मतलब होता है वन और लेटरल का मतलब होता है पक्षीय। तो जब एक पक्षीय कोई चीज है तो उसे यूनिलेटरल बोलेंगे। बाय, बाईलेटरल, बाय का मतलब होता है टू, तो इसका मतलब जो दो कंट्रीज के बीच में है वो दो हो गया, बायलेटरल हो गया। और मल्टी का मतलब हो गया मोर देन टू, मल्टी लेटरल। लेटरल का मतलब होता है पक्षीय, तो मल्टीलेटरल मतलब मोर देन थ्री, मोर देन टू और थ्री। क्लियर हो गया? देखो आगे बढ़े, बी नहीं है, आगे बढ़े। आगे बाय वेपनाइजिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम, कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यही बताया है कि जो ग्रेट पावर्स हैं वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम को हथियार की तरह इस्तेमाल करके जो पुअर कंट्रीज हैं या सो टू से लेस पावरफुल कंट्रीज हैं उन पर कोर्शन यानी दबाव बना रहे हैं। ठीक है, सो द आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। What warning does Carney issue to middle powers regarding compliance with dominant global players? कार्नी क्या चेतावनी दे रहे हैं मिडल पावर्स, यानी कि जिनके पास मिडल पावर है। इंडिया जैसे कंट्री, इंडिया, फ्रांस, इन सबको मिडल पावर माना जाता है आज की डेट में। यूएस को, रशिया को, चाइना को, इवन इजराइल को भी क्या मानते हैं, पावरफुल, ग्रेट पावर्स मानते हैं। ठीक है, तो मिडल पावर कंट्रीज रिगार्डिंग कंप्लायंस विद डोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर्स, अगर आप ग्लोबल प्लेयर्स की बातों को, शर्तों को मान रहे हो, उन पे उनको ओबे कर रहे हो, अग्री कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्या चेतावनी दी है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने? क्या कहा उन्होंने, क्या चेतावनी दी है? कंप्लायंस इंश्योर्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि वो रूल्स को मानते हैं, फोर्स को नहीं, तो क्या वो अपने कंट्री में भी ऐसा करते हैं? पहले तो वहीं से देख लो आप।
डोमेस्टिक लेवल पे भी वो ऐसा नहीं कहते, जैसा वो कहते हैं वो वैसा नहीं करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो आप कैसे मान रहे हो कि वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अगर आप उनकी सारी बात मानोगे तो आपके कंट्री पे हमला नहीं करेंगे? सो दिस इज रॉन्ग। ठीक। न्यूट्रलिटी इज द सेफेस्ट डिप्लोमेटिक सेंस। न्यूट्रलिटी के लिए तो उन्होंने कहा है कि कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि बात मान लेना, किसी के पीछे पीछे चल देना। और न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी का मतलब होता है न्यूट्रल रहना, हाँ बोलना ना बोलना, न्यूट्रल बोलते हैं उसे। क्लियर? तो इसको भी देखते हैं। सेफेस्ट डिप्लोमेटिक स्टांस है, नहीं बोला है उन्होंने बोला है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अकोमोडेशन मे नॉट गारंटी सिक्योरिटी, कि अगर आप यूएस की बात से अग्री करते हैं, कंप्लाई करते हैं, उसे ओबे करते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, तब भी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गया? दिस इज द आंसर। यही उन्होंने बोला है कि ट्रंप अपने घर में भी ये चीज नहीं मानते कि रूल्स प्रीवेल ओवर फोर्स। जब अपने घर में नहीं मानते तो आप भी ये मान के चलो कि आप कितना भी उनके साथ उनकी बात को मान लो, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड कोएर्शन मोस्ट नियरली मीन्स। कोएर्शन का क्या मतलब है? नेगोशिएशन थ्रू डायलॉग। कोएर्शन का सीधे सीधे आप मीनिंग ही देख लो। कोएर्शन का मीनिंग आप सबको पता होगा, जोर जबरदस्ती से। तो क्या होगा? प्रेशर अप्लाइड थ्रू फोर्स और थ्रेट्स। इसको रिजेक्शन से करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 7th का आंसर क्या है? सी है। मीनिंग से ही आप देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ऑथर्स अंडरलाइंग कंसर्न रिगार्डिंग इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट? ऑथर का अंडरलाइंग मतलब छुपा हुआ। चिंता क्या है इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप से के बारे में? इंडियाज ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस मिलिट्री एड के बारे में कहीं बात नहीं की है। आंसर नहीं है। बी, इंडियाज फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स। इंडिया ने आर्कटिक एरिया में जो जियोलॉजिकल या जियोग्राफी बेस्ड जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि ये जियोग्राफिकली अमेरिका के पास है तो अमेरिका को दे दो, अमेरिका को इससे खतरा है, यहाँ पर ग्रीनलैंड लाई करता है। तो जियोपॉलिटिक्स का मतलब समझ में आ गया, अ पॉलिटिक्स विच इज बेस्ड ऑन जियोग्राफी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वेदर यूएस कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ इज रिफ्लेक्टेड इन प्रैक्टिस, यही बात कही है, यही बात करिए, बार बार यही बोल रहे हैं कि क्या अपने घर में भी वो ऐसा करते हैं, इन हिज ओन होम? तो आप जो कमिटमेंट जो कह रहे हैं ट्रंप के, हमारा रूल ऑफ लॉ को कमिटमेंट है या हम प्रायोरिटी देते हैं, वो प्रैक्टिस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्वेश्चन खड़ा कर दिया है इस पे। वेदर क्वेश्चन सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है इफ और वेदर, तो दिस इज प्राइमरीली अ क्वेश्चन ओनली। So this is here and we are going to call this session off. Thank you very much. Kindly like, share and subscribe to my channel. Bye.